हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं क्विकली कंफर्म करेंगे आपका ऑडियो वीडियो आपको एक्सेसिबल है। प्लीज कंफर्म क्विकली। सो ऑल स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड द लाइव क्लास, प्लीज कंफर्म क्विकली योर ऑडियो वीडियो इज ओके। सो कर दीजिए कंफर्म। मैं वेट कर रहा हूँ आपके कंफर्मेशन को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज का जो हमारा डिस्कशन है ये हमारा स्पेशल सेशन है। पीपीबी के जो 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एज ए लास्ट मिनट रिवीजन, तो उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आई होप कि ये सभी क्वेश्चंस आपको काफ़ी यूज़फुल होंगे रिवाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं ये रिवीजन को। फर्स्ट क्वेश्चन, if borrower is not availing cash credit or overdraft but exposure in the banking system is how much, there has to be escrow arrangement for day-to-day operations। अगर कोई बोरोर हमसे कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट तो नहीं ले रहा, लेकिन एक्सपोजर बैंकिंग सिस्टम में उसका एक पर्टिकुलर अमाउंट का है, तो दैट मीन वो हमसे टर्म लोन ले रहा होगा। तो अगर वो हमसे कोई और फैसिलिटी ले रहा है, कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट नहीं ले रहा है, तो एस्क्रो अरेंजमेंट कितने अमाउंट के ऊपर मैंडेटरी बन जाएगा। सो दिस इज 50 करोड़ एंड मोर। सो अगर किसी बोरोर का एक्सपोजर बैंक के प्रति 50 करोड़ एंड अबव है तो उसको एस्क्रो अरेंजमेंट को अडॉप्ट करना होगा। तो एस्क्रो एक स्पेशल टाइप का अकाउंट है। इसके लिए एस्क्रो मैनेजिंग बैंक के पास ये अकाउंट ओपन करना होगा और इसकी कई सारी कंडीशंस हैं। बट हियर क्वेश्चन इज कितने अमाउंट से एस्क्रो अरेंजमेंट एप्लीकेबल बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स इज टू ट्रीट ईच अदर विद utmost respect regardless of difference, which is treating each individuals as an end rather than as a means to an end. So this is called which principle of business ethic? So most important जो principle ethic का है वो है सभी को utmost respect के साथ ट्रीट करना, चाहे उनके साथ हमारे डिफरेंसेस भी हों। तो इसको हम कौन सा प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक कहते हैं? So this is called dignity principle of business ethic. Government e-marketplace for procurement of goods and services is called। गवर्नमेंट का जो e-marketplace है एक प्लेटफॉर्म है फॉर procuring goods and services, तो इसको हम क्या कहते हैं? So this is called GEM portal. GEM portal means Government of India Marketplace, GEM, GEM portal. Currency declaration CDF is required to be submitted if value of foreign exchange being brought into India exceeds। So कोई भी पर्सन इंडिया के अंदर एनी अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी लेकर के आ सकता है, लेकिन अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट से फॉरेन एक्सचेंज एक्सीड करता हो तो कस्टम डिपार्टमेंट को ये फॉर्म सबमिट करना होता है जिसको हम कहते हैं CDF, करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म। तो ये दो सिचुएशंस में है, जिसमें से एक सिचुएशन गिवन है अगर टोटल वैल्यू ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एक्सीड्स 10,000 रुपीज, तो ये एक सिचुएशन है। और दूसरी सिचुएशन है वेयर अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी नोट्स दीज आर मोर देन $5,000 और इक्विवेलेंट अमाउंट। अगर टोटल करेंसी 10,000, टोटल एक्सचेंज $10,000 से ज़्यादा है $, या इक्विवेलेंट, तो भी ये डिक्लेरेशन देना होगा। और अगर
ओवरऑल तो कम है, लेकिन फॉरेन करेंसी के नोट्स मोर देन $5,000 और इक्विवेलेंट हैं, तो भी ये डेक्लेरेशन देना होगा। यानी ये दो सिचुएशंस हैं जिसमें ये डेक्लेरेशन कस्टम डिपार्टमेंट को देना होगा। नेम 3 स्टेजेस इन मनी लॉन्ड्रिंग इन प्रॉपर सीक्वेंस। तो प्रॉपर सीक्वेंस में ये 3 जो स्टेजेस हैं मनी लॉन्ड्रिंग की, ये आपने लिखनी है। प्लेसमेंट है, इंटीग्रेशन है, लेयरिंग है। तो आपने इनका प्रॉपर सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस बनाना है। तो करेक्ट सीक्वेंस है फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेसमेंट, सेकंड लेयरिंग एंड थर्ड है इंटीग्रेशन। सो प्लेसमेंट मीन्स पैसा कलेक्ट करना और अकाउंट में डालना। फिर नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस डिफरेंट अकाउंट्स के थ्रू करना ताकि वो लेजिटिमेट मनी नज़र आए। और तीसरा उसको इंटीग्रेट करना, यानी जो रियल एसेट्स बाय करने हैं वो एसेट्स बाय कर लेना। बेनिफिशियल ओनर इन केस ऑफ पार्टनरशिप इज ए पर्सन हु होल्ड्स हाउ मच % ऑफ शेयर इन कैपिटल और प्रॉफिट। सो ये कॉन्सेप्ट है PML एक्ट का कॉन्सेप्ट। PML एक्ट के कॉन्सेप्ट के मुताबिक बेनिफिशियल ओनर हम उन लोगों को कहेंगे पार्टनरशिप के केस में जिनका पार्टनरशिप में शेयर कैपिटल में या प्रॉफिट्स में 15% या उससे ज़्यादा हो, तो उन लोगों को हम कहेंगे बेनिफिशियल ओनर। कंपनी के केस में इट इज़ नॉट 15%, कंपनी के केस में इट इज़ 25% और अबव। In case of one person company, if sales are more than how much amount in the preceding 3 financial years, one person company may lose its status as OPC. अगर एक कंपनी है, कंपनीज एक्ट 2013 के मुताबिक 1 पर्सन कंपनी, तो उसकी सेल्स अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट को एक्सीड करती हैं एज 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर, तो उसका स्टेटस एज OPC खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे सेल्स अमाउंट है मोर देन ₹2 करोड़, तो ये सेल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल नेटवर्क इज बेस्ड ऑन विच टोपोलॉजीज। तो दो तरह के नेटवर्क्स होते हैं, एक होता है डिसेंट्रलाइज्ड, एक होता है सेंट्रलाइज्ड। सो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल नेटवर्क में किस किस तरह की टोपोलॉजी यूज होती हैं? स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी या बस टोपोलॉजी। जो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल नेटवर्क है उसमें यूज होती हैं स्टार एंड ट्री टोपोलॉजीज। रिंग और बस ये होती हैं डिस्ट्रीब्यूटेड यानी नॉन सेंट्रलाइज के अंदर। डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल नेटवर्क हम उसको कहते हैं। फॉर KYC पर्पज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट। तो KYC की पर्पज के लिए इनमें से कौन सा ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है? राशन कार्ड, आधार, पैन और पासपोर्ट। तो जब हम OVD की बात करते हैं तो इसके अंदर दो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो OVD हैं और दो ऐसे हैं जो OVD नहीं है। आधार एंड पासपोर्ट दीज आर पार्ट ऑफ OVD, लेकिन राशन कार्ड एंड पैन दीज आर नॉट पार्ट ऑफ OVD। तो ऑप्शन A एंड C। हार्डवेयर डिवाइस which helps to connect several devices to a single network and also connects segments of LAN. It broadcasts data to every computer or Ethernet based device connected to it. तो इसको हम क्या कहते हैं? तो वो हार्डवेयर डिवाइस जो हेल्प करता है कनेक्ट करने में सेवरल डिवाइसेस को टू ए सिंगल नेटवर्क और कनेक्ट करता है सेगमेंट्स ऑफ लैन को भी। तो इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं हब। द नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम विच मॉनिटर्स एंड कंट्रोल्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन प्री डिटर्मिन्ड सिक्योरिटी रूल्स। इट एस्टैब्लिशेस ए बैरियर बिटवीन ए ट्रस्टेड नेटवर्क एंड अनट्रस्टेड नेटवर्क।
तो सच एज इंटरनेट। तो इस नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम को हम क्या कहते हैं? तो ये नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम कहलाता है फायरवॉल टेक्नोलॉजी या फायरवॉल। इन केस ऑफ लॉकर्स द कस्टमर बैंक रिलेशनशिप इज दैट ऑफ। तो अगर लॉकर का कॉन्ट्रैक्ट है तो इसमें कस्टमर बैंक का रिलेशनशिप क्या होगा? एजेंट प्रिंसिपल, लेसर लेसी, डेटर क्रेडिटर या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे क्वेश्चन है रिलेशनशिप ऑफ कस्टमर एंड बैंक। तो यहाँ पे तो कोई ऑप्शन नहीं, हैंस आवर आंसर विल बी नन। लेकिन एक्चुअल क्या होगा? सो एक्चुअल होगा लेसी एंड लेसर। तो इसमें बैंक है लेसर और कस्टमर है लेसी। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा बैंक कस्टमर रिलेशनशिप नहीं था, क्वेश्चन था हमारा कस्टमर बैंक रिलेशनशिप। तो अगर बैंक कस्टमर रिलेशनशिप का क्वेश्चन होता तो फिर हमारा आंसर होता लेसर लेसी। क्वेश्चन 13, टेक्निक टू रिवील स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन हिडन इन डेटा वेयर हाउस where it is automatically finding patterns and relations in large database। वो टेक्निक कौन सी है जो स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन जो हिडन है डेटा वेयर हाउस के अंदर? तो वहाँ पे ये टेक्निक ऑटोमेटिकली पैटर्न्स को फाइंड करती है और रिलेशंस को फाइंड करती है इन लार्ज डेटाबेसेस। तो ये टेक्निक कौन सी टेक्निक है? सो दिस टेक्निक इज कॉल्ड डेटा माइनिंग। Global standards for interoperation of integrated circuit cards for authenticating credit and debit card transaction is known as EMV। तो EMV किसके लिए स्टैंड करता है? तो EMV एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है, इंटर ऑपरेशन ऑफ इंटेग्रेटेड IC कार्ड्स टू ऑथेंटिकेट क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शंस। तो EMV का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है यूरोपे, मास्टर कार्ड एंड वीजा। बैंक पेड ए बेarer check to X on the basis of a forged endorsement purportedly made by Z। Real owner of the check claims the amount। सो बैंक ने एक पेमेंट किया एक बेरर चेक का X को और उसके पीछे एक फोर्ज्ड एंडोर्समेंट थी और फोर्ज्ड एंडोर्समेंट लगता था किसी जेड ने की है। इस चेक का जो रियल ओनर है, रियल पेई, तो वो आपसे अमाउंट क्लेम करता है। तो व्हाट विल बी लायबिलिटी ऑफ द बैंक इन दिस केस? तो इस केस में बैंक की लायबिलिटी क्या बनेगी? तो इन दिस केस बैंक विल नॉट बी लायबल बिकॉज दो बातें हैं। फर्स्ट, बेरर चेक के पीछे हमने एंडोर्समेंट को देखना ही नहीं है अगर एंडोर्समेंट हो रखा हो। एंड सेकेंडली, फोर्ज्ड एंडोर्समेंट के लिए बैंक की किसी प्रकार की लायबिलिटी नहीं होती। तो यहाँ पे एंडोर्समेंट फोर्जर है, फोर्ज्ड एंडोर्समेंट है, तो बैंक की कोई लायबिलिटी नहीं होगी और दो रीजन से नहीं होगी। सो बैंक नॉट लायबल फॉर फोर्ज्ड एंडोर्समेंट। क्वेश्चन नंबर 16, fingerprint verification is used to identify whether user of smart card is genuine or not by electronically scanning fingerprint ridges। This is part of what type of security feature for the cards? So fingerprint का जो वेरिफिकेशन है इसको यूज़ किया जाता है वेदर जो यूज़र है स्मार्ट कार्ड का वो जेन्युइन है या नहीं है, और इसे इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन किया जाता है फिंगरप्रिंट रिजेस को। तो ये किस तरह की सिक्योरिटी का फीचर है? तो दिस इज कॉल्ड बायोमेट्रिक सिक्योरिटी फीचर ऑफ द कार्ड्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बीइंग यूज्ड इन बैंक्स फॉर प्रेडिक्टिव एनालिसिस, वॉइस रिकॉग्निशन, रिस्क मैनेजमेंट, फ्रॉड प्रिवेंशन, वेल्थ मैनेजमेंट। तो इनमें कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट लगती हैं जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जा रहा है? तो एरियाज को एक बार फिर से देख लिया जाए। तो एरियाज हैं प्रेडिक्टिव एनालिसिस, वॉइस रिकॉग्निशन,
रिस्क मैनेजमेंट, फ्रॉड प्रिवेंशन एंड वेल्थ मैनेजमेंट। तो इनमें कौन कौन सा पार्ट करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 17। तो आंसर है ये सारे के सारे ही करेक्ट हैं। इन केस ऑफ स्मॉल पीपीआई, prepaid payment instruments with cash loading facility, maximum loaded amount can be how much per month and in 1 year how much it could be। तो हमने बताना है कैश लोडिंग फैसिलिटी वाले पीपीआई के अंदर मैक्सिमम अमाउंट कितना लोड हो सकता है एक महीने के अंदर, और एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर कितना हो सकता है। सो एक महीने के अंदर इट कैन बी ₹10,000 और एक साल के अंदर 10 into 12, 1,20,000। In case of full KYC PPI, the maximum outstanding can be। तो अगर ये फुल PPI के फुल KYC PPI है तो मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना हो सकता है? सो मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग अमाउंट हियर इज ₹2 लाख, 2 लाख रुपए का हो सकता है। People should aspire to treat each other as they would like to be treated themselves with tolerance, consideration and compassion। तो एक प्रिंसिपल है एथिक के अंदर, पीपल शुड एस्पायर, लोगों को चाहिए कि वो दूसरों को उस तरह से ट्रीट करें जैसा वो चाहेंगे कि दूसरे उनको ट्रीट करें, टॉलरेंस के साथ, कंसिडरेशन के साथ और कंपैशन के साथ। सो दिस इज सजेस्टेड बाय, ये किसने सजेस्ट किया? तो इट वाज सजेस्टेड बाय द गोल्डन रूल इन एथिक्स। द ट्रांसमिशन मीडियम विच प्रोवाइड्स हाई क्वालिटी, low error rate transmission of signals at very high speed where transmissions are not affected by electromagnetic interference। जो ट्रांसमिशन मीडियम है जो प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एंड लो एरर ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स, और वो भी एट ए वेरी हाई रेट वेयर ट्रांसमिशंस आर नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। वो ट्रांसमिशन मीडियम कौन सा है? So this transmission medium is called optic fiber optics। Positive pay system in case of check payment can be made mandatory by banks if amount is। तो positive pay system is a system where banks expect from the customer कि large amount के चेक पे करने से पहले कस्टमर उनको कंफर्म करे that this check was issued। तो बैंक इसको मैंडेटरी रिक्वायरमेंट के तौर के ऊपर इंस्ट्रक्शन कस्टमर के लिए डायरेक्शन दे सकते हैं। तो ये मैंडेटरी अमाउंट कितना है? सो दिस इज ₹5 लाख एंड अबव। फॉर डिलेड कलेक्शन ऑफ बिल्स बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू पे इंटरेस्ट टू कस्टमर फॉर डिले पीरियड एट व्हाट इंटरेस्ट रेट। सो अगर किसी बैंक को उसके कस्टमर बिल्स सबमिट करते हैं फॉर कलेक्शन, सो देर इज ए गिवन टाइम फॉर दैट। अगर बैंक उस टाइम पीरियड में उसका कलेक्शन नहीं कर पाते, इफ देर इज ए डिले, तो फॉर डिलेड पीरियड दे हैव टू पे इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का वो रेट कितना है जो बैंक पे करेंगे? सो दिस रेट इज सेविंग बैंक प्लस 2% अबव। जो बैंक का करंट सेविंग बैंक रेट होगा तो उसमें 2% और ऐड करेंगे, सो दैट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। The device which enables more than one signal to be sent simultaneously over a physical channel by combining input from 2 or more terminals, computer ports or other multiplexers। वो डिवाइस कौन सा है जो more than one signal साथ साथ भेज देता है over one physical channel, और वो कंबाइन कर देता है इनपुट को 2 या 2 से ज़्यादा टर्मिनल से, कंप्यूटर पोर्ट्स से और अदर मल्टीप्लेक्सर से। तो उस डिवाइस का नाम क्या है? सो दैट डिवाइस इज नोन एज मल्टीप्लेक्सर। उस डिवाइस को हम कहते हैं मल्टीप्लेक्सर। इन एन अपील by drawer against conviction under 138 of Negotiable Instrument Act, appellate court may order the appellant to deposit such amount which shall be minimum of
of the fine and compensation awarded by the trial court. तो अगर वो पार्टी जो ड्रॉयर है अगर वो अपील करना चाहती है उसकी कन्विक्शन के अगेंस्ट अंडर सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, तो जो अपील करने वाला कोर्ट है वो डायरेक्ट कर सकता है उस ड्रॉयर को कि वो मिनिमम कितने % अमाउंट डिपॉजिट करवाए जो फाइन या कॉम्पनसेशन ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर में मेंशन किया। तो दिस इज 20%। Question 26. The application layer protocol that provides ability to extract and view web documents stored on remote web servers, तो वो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल कौन सा है? तो क्वेश्चन को एक बार फिर से देखा जाए। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल ये क्या सुविधा प्रोवाइड करता है? एबिलिटी टू एक्सट्रैक्ट एंड व्यू वेब डॉक्यूमेंट्स स्टोर्ड ऑन रिमोट वेब सर्वर, तो ये एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल है गोफर। इन स्विफ्ट द वर्ड टी स्टैंड्स फॉर, सो स्विफ्ट इन 5 लेटर्स का एक कॉम्बिनेशन है, तो इसमें टी किसके लिए स्टैंड करता है? तो इट स्टैंड्स फॉर टेलीकम्युनिकेशन, तो फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। Key elements of KYC policy of a bank: customer acceptance policy, fill in the blanks, risk management, fill in the blanks। तो ये फुल दो fill in the blanks क्या क्या हैं किसके अंदर? KYC पॉलिसी जो किसी भी बैंक के उसके 4 एलिमेंट्स हैं जिसमें 2 आपको प्रोवाइड किए हैं, 2 प्रोवाइड नहीं किए गए। तो ये रिमेनिंग 2 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? सो दीज आर कस्टमर आइडेंटिफिकेशन पॉलिसी एंड मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, यानी हमारे पास ये 4 हो गए। कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर जिसका ड्यू डिलीजेंस एक पार्ट है, देन रिस्क मैनेजमेंट एंड देन मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। अंडर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट, statement is to be sent under PML Act for transactions of receipt of how much amount or equivalent thereof। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट NTR, सो ये भेजा जाता है FIU इंडिया को अंडर PML एक्ट। तो इसमें जो रिसीट होगा उसका अमाउंट कितना होगा? तो दैट विल बी इंक्लूडेड इन दिस रिपोर्ट। तो आंसर हियर इज अबव ₹10 लाख, 10 लाख से ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is a sterling same day same system used to settle high value wholesale payments as well as time critical lower value payments and it is set up in UK। तो कौन सा वो नेटवर्क है विच इज स्टर्लिंग सेम डे सिस्टम? सो स्टर्लिंग स्टैंड करता है पाउंड से, यूज टू सेटल हाई वैल्यू होलसेल पेमेंट्स एंड ऑल्सो टाइम क्रिटिकल लोअर वैल्यू पेमेंट्स एंड इट इज सेट अप इन यूके। तो इसको हम क्या कहते हैं? सो दिस इज कॉल्ड चैप्स, क्लियरिंग हाउस ऑटोमेटेड पेमेंट सिस्टम। तो इसी प्रकार का सिस्टम यूएस का है, वो चिप्स कहलवाता है, और हांगकांग का सिस्टम चैट्स कहलवाता है। फ्रेंड्स, हमारे पास आपके लिए कैश रिवॉर्ड वेट कर रहा है ₹10,000 का। सो 10,000 रुपये तक का कैश अवार्ड आप जीत सकते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको भेजने होंगे मेमोरी रिकॉल्ड क्वेश्चंस, सो जो इस पेपर में आने जा रहे हैं। तो वो क्वेश्चंस आपको पीपीबी के पेपर के लिए भेजने होंगे। कब तक भेजने हैं? डेट ऑफ एग्ज़ाम के नेक्स्ट मॉर्निंग तक। सो जो डेट ऑफ एग्ज़ाम है उसकी नेक्स्ट मॉर्निंग तक ये क्वेश्चंस आप हमें भेज सकते हैं। और भेजने के लिए हमारा ईमेल आईडी रहेगा ns.tour@gmail.com। और रिवॉर्ड किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा? अगर आप कम से कम 40 क्वेश्चंस भेजते हैं तो प्राइज अमाउंट होगा ₹400 का।
50 मिनिमम क्वेश्चंस के लिए प्राइज मनी विल बी 500, 60 क्वेश्चंस के लिए 600, 70 क्वेश्चंस के लिए 700, 80 क्वेश्चंस के लिए 850, 90 क्वेश्चंस के लिए 1000। और 10,000 कौन विन कर सकते हैं वो भी मैं भी आपको बताता हूं। पहले मैं आपको बताऊंगा ये क्वेश्चंस किस तरह से आपको बनाने हैं। सो हाउ टू राइट द क्वेश्चंस जो आप हमें भेजेंगे। सो फॉर एग्जांपल, टू कैलकुलेट कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, व्हाट इज रिस्क वेट ऑन लोन अगेंस्ट शेयर्स। तो ये रहा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप अगली लाइन में लिखेंगे से 125। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन हम देख सकते हैं, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ ASBA। ASBA का फुल फॉर्म है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। तो यानी आपने एक लाइन में क्वेश्चन, अगली लाइन में आंसर देना है। ऑप्शंस जो क्वेश्चन में 4 या 5 होती हैं तो ऑप्शन राइट करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप इस प्रकार से क्वेश्चन हमें लिख के भेजेंगे तो दिस विल बी द प्राइज अमाउंट जो आपके अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट करवा दिया जाएगा। अब और कंडीशंस क्या क्या हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आंसर्स क्लियरली कन्वे करें कि क्वेश्चन पूछा क्या गया था। सो सम टाइम हम क्वेश्चन की वर्डिंग इस प्रकार से लिख देते हैं जिससे ये पता नहीं चल पाता कि क्वेश्चन पूछा क्या गया था। सेकेंडली, ओनली टाइप्ड क्वेश्चन विल बी एक्सेप्टेड अंडर दिस सिस्टम। इमेज या PDF फाइल बिकॉज उसको एडिट नहीं किया जा सकता, सो दैट इज नॉट टू बी एक्सेप्टेड एट आवर लेवल। तीसरा, क्वेश्चन अगर किसी और ने कलेक्ट किए हैं और वो क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे पास कोई और पहले से भेज देता है तो वो इस स्कीम में एलिजिबल नहीं होंगे। अब इस स्कीम के अलावा आप अगर फ्यूचर स्टूडेंट की हेल्प करना चाहते हैं तो देन यू कैन सेंड एनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आउटसाइड दिस रिवॉर्ड स्कीम। यानी रिवॉर्ड ना लेकर के यू वांट टू हेल्प फ्यूचर स्टूडेंट्स बिकॉज इन लेसन्स के थ्रू आपको हेल्प किया गया। तो अगर आप उस प्रकार से क्वेश्चन भेजना चाहें तो देन यू कैन सेंड एनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अब कैश अवार्ड 10,000 का किसको मिल सकता है। सो कैश रिवॉर्ड ऑफ ₹10,000 विल बी गिवन टू दैट स्टूडेंट जो हमें ऑल क्वेश्चंस एंड आंसर जो उस पेपर में पूछे गए विद डेटा अलॉन्ग विद ऑप्शंस, सभी ऑप्शंस भी देनी होगी, प्रॉपर क्वेश्चंस भी देना होगा और सारे के सारे क्वेश्चन, उसमें से ये नहीं 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए वो भी डेटा और ऑल ऑप्शन के साथ। तो अगर आप ये कर सकते हैं तो आपके लिए 10,000 का कैश अवार्ड वेट कर रहा है हमारे एंड से। तो चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच 2-level फंड्स ट्रांसफर सिस्टम इज यूज्ड primarily for transferring reserve account balance of depository institutions and government securities, high value domestic payments, bank to bank and third party transfers and corporate to corporate payments made through banks in US। तो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ये कौन सा 2-level फंड्स ट्रांसफर सिस्टम ऑपरेट होता है जिसे प्राइमरली इन ट्रांजैक्शंस के लिए यूज किया जाता है। तो दिस इज कॉल्ड फेडवायर। देयर आर 3 golden rules of ethics which establish the foundation of human moral values। तो ये 3 कौन कौन से हैं। एवरीथिंग यू वांट अदर्स टू डू टू यू, you should do to others। Second, do not do to others that you do not want wish them to do to you। तो ये हो गए हमारे पास 2 गोल्डन रूल्स। तीसरा गोल्डन रूल आपको बताना है। सो तीसरा गोल्डन रूल है, डू नॉट डू एनीथिंग टू अदर्स समथिंग विच इफ डन टू यू कैन कॉज हार्म टू यू। दूसरों के साथ ऐसा कुछ मत करें, अगर वो आपके साथ होता है तो उससे आपको हार्म हो सकता है। तो ये 3 गोल्डन रूल्स हैं एथिक्स के। द कन्वर्जन डिवाइस इंस्टॉल्ड इन पेयर्स at each end of analog communication line, that is telephone line, the device at the transmitting end modulates the digital signals into analog signal। तो वो कौन सा कन्वर्जन डिवाइस है जो
रिसीविंग एंड के ऊपर भी और रिमिटिंग एंड के ऊपर भी इंस्टॉल किया है। और इसका काम क्या है, तो ये डिवाइस ट्रांसमिटिंग एंड के ऊपर मॉड्यूलेट करता है डिजिटल सिग्नल्स को इनटू एनालॉग सिग्नल्स। बिकॉज डिजिटल सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए ओवर द डेटा नेटवर्क इट इज अ डिफिकल्ट टास्क, सिग्नल जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं, तो इसीलिए एनालॉग सिग्नल्स यूज किए जाते हैं फॉर ट्रांसमिशन। तो वो डिवाइस कौन सा है, सो दिस डिवाइस इज कॉल्ड मॉडेम। विच मेथड इज यूज्ड इन चेक ट्रंकेशन, चेक ट्रंकेशन में किस मेथड को यूज किया जाता है, तो दो मेथड हैं जिनको यूज किया जाता है। सो एक है उसके अंदर यूजिंग इमेज प्रोसेसिंग, और अल्टरनेटिवली दूसरा मेथड कौन सा है, दैट इज व्हाट यू हैव टू टेल फॉर क्वेश्चन नंबर 34। सो ये दूसरा मेथड है दैट इज कॉल्ड माइक्रोडेटा, सो यूज ऑफ माइक्रोडेटा। सो वन इज इमेज प्रोसेसिंग एंड सेकंड वन इज माइक्रोडेटा। इनमें से किसी को भी यूज किया जा सकता है। अंडर भारत बिल पेमेंट सिस्टम हु इज ऑथोराइज्ड बाय आरबीआई टू एक्ट एज BBCPU एंड व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ BBCPU, तो दो क्वेश्चन का आंसर में देना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसको ऑथोराइज किया है टू फंक्शन एज BBCPU, तो ये ऑथोराइजेशन दिया गया NPCI को, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और फुल फॉर्म BBPCU का है भारत बिल पेमेंट सेंट्रल यूनिट। What amount of overdraft is available to qualifying account holders under PM जन धन योजना, जो क्वालिफाइंग अकाउंट होल्डर्स हैं उनको कितने अमाउंट तक का ओवरड्राफ्ट अवेलेबल है अंडर दिस स्कीम, तो ओवरड्राफ्ट अमाउंट इज ₹10,000, 10,000 रुपए। द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विच मिमिक written or spoken human speech for the purpose of simulating a conversation or interaction with a real person, तो वो कौन सी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो मिमिक करती है रिटन और स्पोकन ह्यूमन स्पीच को, तो इस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को हम कहते हैं चैटबॉट्स। विच टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स क्रिप्टोग्राफिकली साइंड immutable or irrevocable transactional records shared by all participants in a network using distributed ledger technology with shared control, तो यहाँ पे हमने उस टेक्नोलॉजी का नाम बताना है जो इन्वॉल्व करती है क्रिप्टोग्राफिकली साइंड इम्यूटेबल इरेवोकेबल ट्रांजैक्शनल रिकॉर्ड्स, जिसको सभी पार्टिसिपेंट शेयर करते हैं एक नेटवर्क के अंदर, और वो यूज़ करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी विद शेयर्ड कंट्रोल। तो इस टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। सो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ करती है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी विद शेयर्ड कंट्रोल। लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर इज how many digits, 20 digits code, and legal entities having exposure of above ₹5 crore up to ₹10 crore are to obtain LEI by which date, तो यहाँ पे भी हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं। तो पहले LI कितने डिजिट का कोड है, और फिर इस रेंज वाले जो एक्सपोजर वाले बोरर्स हैं तो उनको कौन सी डेट तक LEI ऑब्टेन करना है अकॉर्डिंग टू RBI डायरेक्शंस। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 20 डिजिट कोड, और सेकेंडली ये डेट बाय विच दे हैव टू ऑब्टेन इट 30th April 2025। द टर्म बल्क डिपॉजिट्स रिप्रेजेंट्स ए सिंगल टर्म डिपॉजिट ऑफ रुपीज। सो जब हम बात करते हैं बल्क डिपॉजिट की, तो बल्क डिपॉजिट हम रेफर करते हैं टर्म डिपॉजिट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो सिंगल टर्म डिपॉजिट का वैल्यू कितना हो जिसको हम क्लासीफाई करेंगे एज बल्क टर्म डिपॉजिट। सो दिस अमाउंट ऑफ इज ₹2 करोड़ एंड अबव, 2 करोड़ या उससे ऊपर का ये अमाउंट है।
The chronological record of all events occurring in a system which is maintained to trace irregularities and identify consequences of such errors is called. So उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? द क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ऑल इवेंट्स अकरिंग इन ए सिस्टम. तो क्रोनोलॉजिकल होता है एक के बाद एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड हम जिसको कहते हैं. एंड दिस इज मेंटेन्ड टू ट्रेस इरेगुलरिटीज और आइडेंटिफाई करना कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एरर्स. तो इसको हम कहते हैं ऑडिट ट्रेल. सो दिस वैल्यू इंड्यूसेस थिंकिंग एंड एथिक रिप्रेजेंट्स मॉरल प्रिंसिपल सिस्टम. तो हम यहाँ पे किस वैल्यू की बात कर रहे हैं? तो दिस वैल्यू इंड्यूसेस थिंकिंग एंड दिस वैल्यू एथिक्स रिप्रेजेंट मॉरल प्रिंसिपल सिस्टम. तो हम इसको क्या कहते हैं? सो दिस इज कॉल्ड बिजनेस वैल्यू एंड बिजनेस एथिक. तो बिजनेस वैल्यू इंड्यूस करता है थिंकिंग को एंड बिजनेस एथिक रिप्रेजेंट करता है मॉरल प्रिंसिपल सिस्टम्स को. Question 43. Which principle of business ethics is helpful in building foundations of trust with employees, customers and other stakeholders? So business ethic का वो कौन सा प्रिंसिपल है जो हेल्पफुल है, जो फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट को बिल्ड करता है एम्प्लॉयज के साथ, कस्टमर के साथ और दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ? तो इसको हम कहते हैं ऑनेस्टी का प्रिंसिपल. Question 44. In preventing an ethical crisis that is caused by internal reasons, carrying out on a regular interval of time is an effective step which helps in identifying the weak ethical areas in advance. तो हम किसको कैरी आउट करें? इन प्रिवेंटिंग एथिकल क्राइसिस जो कॉज करता है इंटरनल रीजंस के कारण. तो क्या कंटिन्यू करना होगा, क्या कैरी आउट करना होगा रेगुलर इंटरवल के ऊपर? तो ये है एथिकल ऑडिट. तो अगर एथिकल ऑडिट किया जाए ऑन ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम तो एक इफेक्टिव स्टेप होगा जो हेल्प करेगा बैंक को आइडेंटिफाई करने में वीक एथिकल एरियाज इन एडवांस. ऑब्जेक्टिव ऑफ हैविंग दिस पॉलिसी इज टू एनकरेज एम्प्लॉयज individuals to come out with any information pertaining to illegal or unethical activities such as bribe, fraud, or certain actions that are violation of company policy or legal regulation of the country. तो objective of having which policy? So हम यहाँ पे किस पॉलिसी की बात कर रहे हैं? अगर वो पॉलिसी हो कंपनी के पास तो वो एनकरेज करते हैं एम्प्लॉयज को या इंडिविजुअल को कि वो बताएं वो इन्फॉर्मेशन जो पर्टेन करती है किसी इलीगल या अनएथिकल एक्टिविटी को जो कंपनी के अंदर हैपन हो रही है, लाइक ब्राइब हैपन हो रही हैं, फ्रॉड हैपन हो रहे हैं, और सर्टन एक्शन विच आर इन वायलेशन ऑफ कंपनी पॉलिसी और इन वायलेशन ऑफ सम लीगल रेगुलेशन ऑफ द कंट्री. तो यहाँ पे हम किस पॉलिसी की बात कर रहे हैं? So here we are talking about a whistleblower policy. The transmission processor that offloads from the host computer the work of managing peripheral devices, transmitting and receiving message, packet assembly and disassembly, error detection and error correction. तो हमने बताना है उस ट्रांसमिशन प्रोसेसर का नाम जो ऑफलोड करता है फ्रॉम द होस्ट कंप्यूटर. तो होस्ट कंप्यूटर मीन्स मेन कंप्यूटर. द वर्क ऑफ मैनेजिंग पेरिफेरल डिवाइसेस. तो ये एक सेकंड कंप्यूटर है. इस ट्रांसमिशन प्रोसेसर का नाम क्या है? ये सेकंड कंप्यूटर की तरह काम करता है जो मेन कंप्यूटर को कुछ भार उसके कुछ एक्शंस करता है ताकि जो मेन कंप्यूटर है वो मोर इम्पॉर्टेंट टास्क को कर सके. तो हम इसको क्या कहते हैं? सो दिस इज कॉल्ड फ्रंट एंड प्रोसेसर. सो फ्रंट एंड प्रोसेसर क्या करता है? वो कुछ ऐसे काम करता है जो मेन कंप्यूटर को करने चाहिए, लेकिन जब फ्रंट एंड प्रोसेसर उन कामों को करता है तो जो मेन कंप्यूटर है तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टास्क करने के लिए फ्री रहता है.
Banks have to deal with complex dilemmas in a decision making, which is not about distinguishing between right and wrong, but between. तो बैंकों को कुछ कॉम्प्लेक्स डायलेमा के साथ डील करना होता है डिसीजन मेकिंग के दौरान, और ये डायलेमा होते हैं नॉट बिटवीन राइट और रॉन्ग। तो क्या गलत है क्या सही है, ये सिचुएशन उसके बीच में नहीं होती, रादर ये सिचुएशन किसके बीच में होती है। तो ये सिचुएशन जिसको हम डायलेमा कहते हैं, तो ये होती है दो राइट्स के बीच में। सो कौन सा ज़्यादा राइट है और कौन सा कम राइट है, यानी ज़्यादा सही कौन सा है, कम सही कौन सा है। तो इन दो के बीच में जब डिसीजन लेना हो तो उसको हम कहते हैं सिचुएशन ऑफ डायलेमा। इंडियाज ATM नेटवर्क इज लिंक्ड टू which was initially set up by and later on taken over by in 2009। इंडिया का जो ATM नेटवर्क है वो किसके साथ लिंक्ड है, इनिशियली इसको किसने सेटअप किया और सब्सिक्वेंटली 2009 में इसको किसने टेक ओवर कर लिया। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नेशनल फाइनेंशियल स्विच की। तो इसको डेवलप किया था IDRBT ने और सब्सिक्वेंटली NPCI ने इसको टेक ओवर किया। In IMPS, how many digits identification is code is called? IMPS के अंदर हम एक डिजिट एक आइडेंटिफिकेशन कोड यूज करते हैं, वो कितने डिजिट्स का है और उसको हम क्या कहते हैं। सो दैट इज कॉल्ड MMID, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, और ये 7 डिजिट्स का है। Values are subjective as they describe an experience which is personal. At the same time, values are objective because they exist for all persons and through proper training such judgments can be brought to a common standard. So this means value carry, तो value जो हैं वो subjective भी हैं क्योंकि वो किसी के experience के basis के ऊपर होती हैं और वो personal होता है। एट द सेम टाइम वैल्यूज ऑब्जेक्टिव भी हैं क्योंकि वो एग्जिस्ट करती हैं सभी पर्सन्स के लिए, और थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग सच जजमेंट कैन बी ब्रॉट टू ए कॉमन स्टैंडर्ड। तो दिस मीन वैल्यू कैरी, तो वैल्यू कैरी करते हैं ए जजमेंटल एलिमेंट। The standard of thoughts are called, and these are criteria of intangible thoughts that does not necessarily evoke action। तो जो standard of thoughts है उनको हम क्या कहते हैं, and these are criteria of intangible thought that does not necessarily evoke action। तो इनको हम कहते हैं belief। तो belief क्या है, standard of thoughts है, and these are criteria of intangible thought that does not necessarily evoke action। All devices are connected to a single continuous cable in case of which type of topology। कौन सी वो टोपोलॉजी है जिसमें सभी डिवाइसेस को एक सिंगल कॉन्टिन्यूस केबल के साथ अटैच किया जाता है। सो दिस इज कॉल्ड बस टोपोलॉजी। फंडामेंटल बिलीफ ऑफ ए पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन आर नोन एज, these dictate behavior and can help people understand the difference between right and wrong। सो कौन से वो फंडामेंटल बिलीफ हैं किसी भी पर्सन को, उनको हम क्या कहते हैं, बिकॉज दिस डिक्टेट बिहेवियर, ये बिहेवियर को गाइड करते हैं, एंड कैन हेल्प पीपल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। तो इन फंडामेंटल बिलीफ्स को हम कहते हैं कोर वैल्यूज, ऑल्सो कॉल्ड बिजनेस और कॉर्पोरेट वैल्यूज। तो ये कोर वैल्यूज हैं फंडामेंटल बिलीफ्स ऑफ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। One's guiding principle that have internalized automatic response to the situation are called। So किसी भी पर्सन के जो guiding principle हैं तो that have internalized automatic response to situations, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं morals। Honesty is good, anger is bad। So these are examples of, so honesty good है, anger bad है, तो ये किसकी एग्जाम्पल्स हैं, सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ मॉरल वैल्यूज। सो दीज एक्सप्रेस्ड एज स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग ऑब्जेक्ट्स और फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट दैट हैव बोथ। तो मॉरल वैल्यू को हम एक्सप्रेस करते हैं एज अ स्टेटमेंट।
चलिए फ्रेंड्स, अगले सेशन में अगले क्वेश्चन के ऊपर जाने से पहले ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करना चाहूँगा। CIB और GIB दोनों के लिए वीडियो लेसन्स अवेलेबल रहते हैं, क्वेश्चन बैंक्स भी अवेलेबल रहते हैं, और इसके अलावा मेमोरी कलेक्टेड क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स के हैं वो भी अवेलेबल रहते हैं, और ये अवेलेबल हैं हमारी ऐप के अंदर। तो अगर आपने इनको अभी तक यूज़ नहीं किया तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। एंड नॉर्मली दे आर इन वीडियो फॉर्मेट, और बेस्ट क्वालिटी के ये वीडियो आपको बहुत ही लो प्राइस के ऊपर अवेलेबल हैं। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 5 purposes served by personal values in organization include, सो 5 वैल्यूज हैं, पर्सनल वैल्यूज जो ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस सर्व करती हैं। तो इनमें एक आपको बतानी है, 4 दी हुई हैं। स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर, गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, इन्फ्लुएंस ऑन परसेप्शन एंड मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज, एंड स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर एंड एटीट्यूड। तो ये जो 5वां है, दिस इज कॉल्ड इफेक्ट ऑन थॉट्स एंड एक्शंस। थॉट्स के ऊपर और एक्शंस के ऊपर इफेक्ट क्या है। ए फर्म्स एडहेरेंस टू ए कोड ऑफ वैल्यू इज कॉल्ड, एक फर्म जब अपने कोड ऑफ वैल्यूज को फॉलो करती है तो इसको हम क्या कहते हैं। फॉर एन इंडिविजुअल और फॉर ए बिजनेस इट इज क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग कंप्लीट और अनडिवाइडेड, तो इसको हम कहते हैं इंटेग्रिटी। सो इंटेग्रिटी क्या है। ए फर्म्स एडहेरेंस टू ए कोड ऑफ वैल्यूज, जब एक कोड ऑफ वैल्यूज को फर्म कंप्लाई करती है। When an individual or firm acknowledges that they have failed to keep commitment and complete the commitment either by recommitting or by altering the commitment, it results into, अगर किसी इंडिविजुअल को या किसी फर्म को ऐसा लगता है और वो एक्नॉलेज करते हैं कि वो एक कमिटमेंट को मीट करने में फेल हो गए हैं, लेकिन वो कंप्लीट करेंगे कमिटमेंट को या तो रिकमिट करके या ओरिजिनल कमिटमेंट को आल्टर करके, तो इसका रिजल्ट क्या रहता है। तो इसका रिजल्ट रहता है रिस्टोरेशन ऑफ इंटेग्रिटी। तो इंटेग्रिटी का रिस्टोरेशन। विच मोड ऑफ ट्रांसमिशन अलाउज डेटा मूवमेंट इन बोथ डायरेक्शंस बट ओनली वन डायरेक्शन एट ए टाइम। मोडेम्स ऑन ए लाइन आर ए गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस। तो हमने बताना है वो कौन सा मोड ऑफ ट्रांसमिशन है जिसमें जो डेटा है मूव करता है दोनों डायरेक्शंस के अंदर, लेकिन एक समय के ऊपर एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, और मॉडेम एक उसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन सा है हमने उसका बताना है। तो दिस मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज कॉल्ड हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन, और अगर ये डेटा दोनों साइड में मूव करे एट द सेम टाइम तो वो बन जाता है फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन। Moral judgment is based on the concept of objectivity, justice and fairness according to theory of moral judgment developed by, so moral judgment की theory किसने develop की। so this was developed by Lawrence Kohlberg ने। all devices are connected to central server जिसको हम master कहते हैं by a separate cable। तो ये कौन सी टोपोलॉजी है। तो किस टोपोलॉजी में सभी डिवाइसेस को सेंट्रल सर्वर के साथ अटैच किया जाता है एक सेपरेट केबल के थ्रू। सो दिस टोपोलॉजी इज कॉल्ड स्टार टोपोलॉजी। ए कस्टमर लेफ्ट सर्टन आर्टिकल्स बाय मिस्टेक इन बैंक ब्रांच which the branch kept with care. The relationship between bank and customer is that of beneficiary trustee, lessor lessee, bailor bailee एंड नन ऑफ दीज। तो हमने ये रिलेशनशिप के बारे में बताना है। तो विच रिलेशनशिप इट इज, क्वेश्चन नंबर 62। तो हियर कस्टमर हैज लेफ्ट सर्टन आर्टिकल्स, और हमने बैंक कस्टमर के बीच का रिलेशनशिप बताना है। तो हमारा आंसर इसके अंदर
कौन सा बनेगा, बेनिफिशियरी ट्रस्टी का या लेसर लेसी का या बेलर बेली का या नन ऑफ दीज। तो हमारा आंसर बनेगा नन ऑफ दीज, बिकॉज यहाँ पे हमने बैंक और कस्टमर का रिलेशनशिप बताना है। तो कस्टमर इसमें बेनिफिशियरी है और बैंक इसमें ट्रस्टी है, तो इट इज ट्रस्टी बेनिफिशियरी। Financial intermediaries facilitating transfer of capital from those who own it to those who use it। वो फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज कौन से हैं जो फैसिलिटेट करते हैं कैपिटल को ट्रांसफ़र करवाने में, जो जिनके पास वो कैपिटल है, यानी जो इन्वेस्टर या बोर्ड सब्सक्राइबर हैं। और किसको ये कैपिटल ट्रांसफ़र होती है, कॉरपोरेट को या गवर्नमेंट को जो इसको यूज़ करते हैं। उन फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज को हम कहते हैं मर्चेंट बैंकर्स। यूपीआई पिन यानी यूपीआई पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर कितने डिजिट्स का पास कोड है क्रिएटेड ड्यूरिंग फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन विद ऐप। सो यूपीआई पिन ऐप में फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन के समय ये क्रिएट होता है, तो ये कितने डिजिट्स का पास कोड है। सो दिस इज अ पास कोड ऑफ 4 to 6 digits। Bank management should not differentiate among its employees and customers and refrain from any type of biased behavior। So इसको हम कौन सा प्रिंसिपल कहते हैं। So जो बैंक मैनेजमेंट है उनको डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए एम्प्लॉयज़ में और कस्टमर्स में, और किसी भी प्रकार का उनको बायस्ड बिहेवियर नहीं रखना चाहिए। तो हम इसको कौन सा प्रिंसिपल कहते हैं। सो दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रलिटी। Under Right to Information Act, if information is not available with public authority, the public information officer will write to public authority concerned within period of how much to provide the information। So अगर किसी पर्सन ने अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इंफॉर्मेशन मांगा है किसी पब्लिक अथॉरिटी के पास, लेकिन उसके पास ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो उसका जो PIO है उस पब्लिक अथॉरिटी को लिखेगा कि ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करिए। तो इसका टाइम लिमिट कितना है। सो दिस हैज़ टू बी डन इन ए पीरियड ऑफ 5 days। अकाउंट इज ओपनड इन द नेम ऑफ ए फॉरेन स्टूडेंट हु ज्वाइंस दिल्ली यूनिवर्सिटी। ही इज टू प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द लोकल एड्रेस विद प्रूफ विद इन हाउ मच पीरियड। तो ये फॉरेन स्टूडेंट प्रोवाइड करेगा लोकल एड्रेस का डिटेल विद प्रूफ विद इन ए पीरियड ऑफ 30 days। और इस 30 days के विद इन मैक्सिमम ही कैन विड्रॉ इज ₹50,000। इन केस ऑफ स्मॉल डिपॉजिट अकाउंट द मैक्सिमम क्रेडिट बैलेंस इन द अकाउंट कैन बी। अगर ये स्मॉल डिपॉजिट अकाउंट है, सो स्मॉल डिपॉजिट अकाउंट मीन्स वो अकाउंट्स जिनमें OVD अवेलेबल नहीं होता, तो मैक्सिमम क्रेडिट इस अकाउंट के अंदर बैलेंस कितना हो सकता है। सो मैक्सिमम क्रेडिट बैलेंस कैन बी 50,000। एक साल में मैक्सिमम 1 लाख डिपॉजिट हो सकता है और 10,000 पर मंथ विड्रॉल हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम जो क्रेडिट बैलेंस है सो दैट कुड बी 50,000। इन केस ऑफ NRI कस्टमर फॉर डिपॉजिट KYC इज टू बी अपडेटेड विद इन हाउ मच पीरियड। अगर वो NRI कस्टमर है तो उसके केस में KYC का जो अपडेशन है कितने पीरियड में होना चाहिए। फ्रेंड्स, NRI होते हैं हाई रिस्क कस्टमर्स, तो इनके केस में इट शुड बी एटलीस्ट वंस इन ए पीरियड ऑफ 2 years। सो 2 साल के पीरियड में कम से कम एक बार ये अपडेशन होना चाहिए। मिनिमम अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन इन RTGS सिस्टम। RTGS में मिनिमम अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन कितना रहता है। सो इट इज़ ₹2 लाख। लेकिन जब हम इसको कंपेयर करते हैं विद NEFT नेफ्ट, तो नेफ्ट के अंदर देर इज नो मिनिमम, देर इज नो मैक्सिमम अमाउंट। X is appointed agent by ABC firm. Partner A has expired and a check signed by X is presented for cash payment. What the bank will do? तो इसके अंदर डेथ हुई है प्रिंसिपल की, यानी वन ऑफ पार्टनर्स की। तो अगर वन ऑफ पार्टनर्स मीन्स अगर प्रिंसिपल की डेथ होती है तो एजेंट के साइन किए चेकों को हम पे नहीं कर सकते। सो दिस चेक विल नॉट बी पेड। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, अगर एजेंट की डेथ होती है
लेकिन प्रिंसिपल अलाइव है तो फिर चेक को पे किया जा सकता है। तो इस पर्टिकुलर केस में द चेक कैन नॉट बी पेड। द कैपिटलिस्ट शुड बी कन्विंस्ड दैट वेल्थ इन देयर हैंड्स is a fruit of hard work, toil, efforts, and sacrifice of workers and other sections of the society, and they should not treat this wealth as their own possession. So this is according to which philosophy? जो कैपिटलिस्ट हैं जिनके पास वेल्थ है, तो दे शुड बी कन्विंस्ड कि जो वेल्थ उनके हाथों में है वो केवल उनकी मेहनत का फल नहीं है, वो बहुत सारे वर्कर्स और सोसाइटी के बहुत सारे मेंबर्स का फल है। तो इसीलिए उनको ट्रीट करना चाहिए इस वेल्थ को कि वो सभी को बिलोंग करता है, वो उनकी अपनी पोजेशन नहीं है। तो ये कौन सी फिलॉसफी है? सो दिस फिलॉसफी इज नोन एज गांधीजीज फिलॉसफी ऑफ ट्रस्टीशिप। Gandhian philosophy of trusteeship has its origin in which it tells about apargriha, that is non-possession, and nishkam karma yoga, that is selfless work. तो ये फिलॉसफी का ओरिजिन कहाँ पे है? सो ये ओरिजिन है भगवत गीता के अंदर। ए लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप मस्ट हैव मिनिमम हाउ मेनी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। तो अगर एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, इसमें कम से कम कितने डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए? सो देयर हैव टू बी 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। ए स्मॉल एलपी मीन्स मैक्सिमम टर्नओवर ऑफ हाउ मच एंड मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन ऑफ हाउ मच। तो अगर हम बात करें लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में मैक्सिमम टर्नओवर का अमाउंट क्या रहेगा अगर वो स्मॉल एलपी है, और कंट्रीब्यूशन अमाउंट कितना रहेगा? तो टर्नओवर वैल्यू इज ₹40 lakh and contribution amount is ₹25 lakh in case of small LLP. Banks must offer term deposits with premature withdrawal facility where amount is so pre-withdrawal facility बैंकों को ऑफर करनी चाहिए या करनी पड़ेगी जब टर्म डिपॉजिट का अमाउंट कितने अमाउंट तक हो। So when this amount is up to ₹15 lakh और below, तो ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि उसमें प्री मेच्योर विड्रॉल फैसिलिटी होनी चाहिए। सो दैट मीन अगर ये अमाउंट अबव 15 लाख है तो उसमें प्री मेच्योर विड्रॉल की फैसिलिटी नहीं दी जा सकती, ऐसा भी बैंक कर सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कैन बी इशूड फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ एंड मैक्सिमम पीरियड ऑफ। सो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जब भी इशू किया जाएगा बैंकों के द्वारा तो इट कैन बी इशूड मिनिमम फॉर 7 days एंड मैक्सिमम फॉर 1 year। और इसका जो अमाउंट है वो मिनिमम 5 लाख है और उसके बाद मल्टीपल ऑफ ₹5 लाख है। Banks are to pay uniform rate of interest in case of saving bank account where outstanding amount is। तो बैंक सभी कस्टमर को एक जैसा इंटरेस्ट रेट पे करेंगे जब आउटस्टैंडिंग बैलेंस उस अकाउंट के अंदर कितना हो। तो व्हेन इट इज अप टू ₹1 lakh, 1 लाख रुपए तक। सो दिस ऑल्सो मीन्स व्हेन अमाउंट इज मोर देन 1 lakh तो बैंक्स डिफरेंशिएटेड इंटरेस्ट रेट भी पे कर सकते हैं। फॉर्म DA3 इन केस ऑफ नॉमिनेशन इज यूज्ड फॉर व्हाट पर्पस? सो फॉर्म DA3 नॉमिनेशन के केस में किस पर्पस के लिए यूज होता है? तो इट इज यूज्ड फॉर वेरिएशन ऑफ द नॉमिनेशन, नॉमिनेशन में वेरिएशन करने के लिए। सो वो भी डिपॉजिट अकाउंट्स के अंदर। और DA2 नॉमिनेशन को कैंसिल करने के लिए यूज होता है। गार्निशी ऑर्डर इश्यूड बाय हुम ऑन अकाउंट ऑफ होम विद द बैंक, और बैंक को उसमें क्या कहेंगे? सो गार्निशी ऑर्डर कौन इशू करता है? ये किसके अकाउंट के ऊपर इशू करता है? विद द बैंक। और बैंक को हम क्या कहेंगे? सो दिस ऑर्डर इशूड बाय ए कोर्ट, और ये इशू होता है ऑन जज मैटर्स डेटर के अकाउंट के ऊपर, और बैंक को हम इसमें कहते हैं गार्निशी। The settlement of first batch commence at this hour and last batch at this hour in case of NEFT.
एनईएफटी के अंदर जो फर्स्ट सेटलमेंट है वो कितने बजे होती है और लास्ट सेटलमेंट कितने बजे होती है। सो ये सेटलमेंट्स होती हैं फर्स्ट एट 00:30 आवर्स यानी रात को 12:30 बजे, और लास्ट कितने बजे होती है, रात को 12 बजे। तो 48 ऐसी सेटलमेंट्स हैं। Banks can allow minors to open self-operated account if age is। तो माइनर को सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट खोलने का परमिशन बैंक कब दे सकते हैं, जब एज इट शुड बी एट लीस्ट 10 ईयर्स, कम से कम 10 साल होनी चाहिए। सो 10 ईयर्स और मोर इन ए सिंगल ट्रांजेक्शन up to 4 currency notes are found to be counterfeit, so what action is required। अगर एक ट्रांजैक्शन के अंदर 4 करेंसी नोट्स तक रिसीव होते हैं और वो काउंटरफिट हैं, तो व्हाट एक्शन इज रिक्वायर्ड ऑन द पार्ट ऑफ द बैंक। तो अगर ये करेंसी नोट्स की संख्या 4 तक है यानी 4 या उससे कम है, तो उसका रिपोर्टिंग किया जाएगा टू द पुलिस एट एंड ऑफ द मंथ। और अगर ये 5 एंड अबव हैं, 5 एंड मोर हैं, तो देन रिपोर्ट विल बी सबमिटेड इमीडिएटली। Right of general lien is available to bank. In addition, it is available to factor, wafing, पॉलिसी ब्रोकर, हाई कोर्ट ऑटोनॉमी। तो बैंक को राइट ऑफ जनरल लियन अवेलेबल है। इसके अलावा इनमें से किस किस को अवेलेबल है, फैक्टर को, वारफिंजर को, पॉलिसी ब्रोकर को या हाई कोर्ट अटॉर्नी को। तो ये इन सभी को भी अवेलेबल है राइट ऑफ जनरल लियन। Bank has issued an LC. Bank apprehends that borrower may not be able to make payment of document to be received under LLC. Bank wants to use a right of set off on the FDR in the name of the borrower. तो बैंक ने LC इशू किया। बैंक को लगता है कि बोरोर पे नहीं करेगा डॉक्यूमेंट्स को जब रिसीव होंगे, तो बैंक के पास FD है उस बोरोर का, तो उस FD के ऊपर बैंक राइट ऑफ सेट ऑफ यूज करना चाहता है। तो व्हाट विल बी द पोजीशन। तो बैंक कैन नॉट डू इट बिकॉज इट इज ए कंटिजेंट डेबिट डेट। तो LC एक कंटिजेंट कमिटमेंट है, तो इसलिए बैंक उसके ऊपर ऐसा नहीं कर सकता। तो बैंक तब कर सकता है राइट ऑफ सेट ऑफ अगर कुछ अमाउंट ऑलरेडी ड्यू हो चुका है विच बैंक हैज नॉट पेड। SBI purchases office building in London. This transaction shall be classified as current account transaction or capital account transaction. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक बिल्डिंग परचेज की है लंदन के अंदर अपने यूज के लिए। तो इस फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन को हम इनमें से कहाँ क्लासीफाई करेंगे, तो इसको क्लासीफाई हम करेंगे कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के अंदर। सो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन हैं जिनमें आउटसाइड द कंट्री किसी भी पर्सन का एसेट या लायबिलिटी पोजीशन चेंज होता है। तो यहाँ पे SBI का एसेट पोजीशन चेंज हुआ है लंदन के अंदर, मींस आउटसाइड द कंट्री, तो इसको हम ट्रीट करेंगे कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। ए फॉरेन चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड और ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड ऑफ इंडियन सिटीजन इज कॉल्ड। किसी भी इंडियन सिटीजन का फॉरेन चाइल्ड, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड, उसको हम क्या कहेंगे, NRI, फॉरेनर या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन PIO। तो इनको कहा जाएगा PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। विच प्लेटफॉर्म सपोर्ट्स पेपरलेस गवर्नेंस and it is meant for issuing and verifying papers digitally and certifications, eliminating necessity of physical documents। तो वो कौन सा प्लेटफॉर्म है जो सपोर्ट करता है पेपरलेस गवर्नेंस को, और ये किस पर्पस के लिए है, इशूइंग एंड वेरीफाइंग पेपर्स डिजिटली एंड सर्टिफिकेशंस, और इसमें एलिमिनेट हो जाता है फिजिकल डॉक्यूमेंट की नेसेसिटी। तो इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, तो इसको हम कहते हैं डिजी लॉकर। एन इंडियन सिटीजन कैन रिमिट आउटसाइड इंडिया अप टू हाउ मच अमाउंट पर फाइनेंशियल ईयर अंडर LRS। एक इंडियन सिटीजन
कितना अमाउंट रिमिट कर सकता है आउटसाइड द कंट्री पर फाइनेंशियल ईयर अंडर लिबरलाइज्ड स्कीम ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इस स्कीम में मैक्सिमम पर ईयर पर फाइनेंशियल ईयर अमाउंट इज $250,000 और इक्वलेंट देयर ऑफ। मिनिमम एंड मैक्सिमम पीरियड ऑफ एफडी इन केस ऑफ एनआरई अकाउंट। एनआरई अकाउंट के अंदर मिनिमम एंड मैक्सिमम पीरियड कितना है? सो दिस पीरियड इज minimum 1 year and maximum it is bank discretion. What is maximum amount that account holder can remit up to in a financial year? तो ये क्वेश्चन किसको रिलेट करता है? लेट मी क्लैरिफाई इट. Yes, this is a rewritten question. What is maximum amount the account holder can remit up to in a financial from NRO account? NRO अकाउंट से मैक्सिमम कितना अमाउंट रिमिट हो सकता है आउटसाइड द कंट्री? सो दिस इज $1 million और इक्विवेलेंट अमाउंट. द पेई और एंडोर्सी और बेरर in case of check payable to bearer who for consideration became possessor of the check and there is no sufficient cause to believe any defect existed in the title of the person from whom he derived his title is called. उस पेई को या उस एंडोर्सी को या उस बेरर ऑफ चेक को क्या कहेंगे जो कंसिडरेशन के लिए उसका पोजेसर बना और ऐसा कोई प्रूफ नहीं है जिससे ये पता चले कि जिसने उसको ये टाइटल दिया उसके टाइटल में कोई डिफेक्ट था, तो उस पर्सन को हम क्या कहेंगे? सो दैट पर्सन इज नोन एज होल्डर इन ड्यू कोर्स. In case of which ATM, a service provider owns the hardware and lease the ATM to bank where cash management and connectivity to banking network is the responsibility of the sponsor bank whose brand is used to on the ATM. तो हमने बताना है इस ATM सिस्टम को हम क्या कहेंगे जिसमें ATM जो सर्विस प्रोवाइडर है वो ओन करता है हार्डवेयर को और लीज करता है वो ATM बैंक को. कैश मैनेजमेंट की जिम्मेदारी और कनेक्टिविटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक नेटवर्क की है. तो इस ATM नेटवर्क को हम क्या कहेंगे? सो दिस इज कॉल्ड ब्राउन लेबल ATM नेटवर्क. बैंक कलेक्ट्स ए चेक फ्रॉम अकाउंट ऑफ X एंड मनी हैज बीन विड्रॉन बाय X. लेटर ऑन द रियल ओनर अनदर X क्लेम्स द अमाउंट. सो दिस इज कॉल्ड, इस ट्रांजेक्शन को हम क्या कहते हैं एंड अंडर विच सेक्शन ऑफ NI एक्ट बैंक गेट प्रोटेक्शन फॉर दिस. तो बैंक ने एक X के लिए एक चेक कलेक्ट किया जिसने उस अमाउंट को विड्रॉ कर लिया. लेटर ऑन जो रियल X है वो क्लेम करता है अमाउंट फ्रॉम द बैंक. तो इसको हम क्या कहते हैं और इसके लिए बैंक को प्रोटेक्शन कहाँ पे अवेलेबल है? फ्रेंड, इसको हम कहते हैं कन्वर्जन. और कन्वर्जन के लिए सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस प्रोटेक्शन इज अवेलेबल अंडर सेक्शन 131 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. क्वेश्चन 95 अंडर इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021 मैक्सिमम कॉम्पनसेशन कैन बी अलाउड अप टू. तो इस पर्टिकुलर स्कीम में मैक्सिमम कॉम्पनसेशन कितने अमाउंट तक अलाउ हो सकती है? सो इट कैन गो up to rupees 20 lakh, 20 लाख रुपए तक it can be. What is pecuniary jurisdiction of National Commission under Consumer Protection Act 2019? नेशनल कमीशन का जो फाइनेंशियल जुरिस्डिक्शन है वो कहाँ से शुरू होता है इन केस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019? तो इट स्टार्ट्स अबव ₹2 crore. What is time limit during which consumer can make a complaint under Consumer Protection Act 2019? तो टाइम लिमिट कितना है जिसमें कंज्यूमर कंप्लेंट कर सकता है इस एक्ट के अंतर्गत? सो दिस टाइम लिमिट इज 2 years फ्रॉम डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन. Question 98 under Right to Information Act, second appeal is allowed which can be made to Information Commission within how much period from date of receipt of order of first appellate authority. तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में सेकंड अपील का ये राइट अवेलेबल है. तो ये कितने पीरियड में किया जा सकता है?
सो दिस अपील कैन बी मेड विद इन 90 days. जो ओरिजिनल अपील है सो दैट कुड बी मेड इन 30 days, लेकिन जो सेकंड अपील है तो ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर को या स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर को 30 days. The physical and logical arrangement of nodes and connections in a network is called. So किसी भी नेटवर्क के अंदर जो फिजिकल एंड लॉजिकल अरेंजमेंट्स है नोड्स का एंड कनेक्शंस का, तो उनको हम क्या कहते हैं? सो दैट इज कॉल्ड नेटवर्क टोपोलॉजी. एंड लास्ट क्वेश्चन, विच कार्ड इज एन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कार्ड वेयर cardholder is not charged interest but needs the user to pay balance due in full on receipt of statement usually every month. तो हम यहाँ पे किस कार्ड की बात कर रहे हैं? तो here we are talking about the charge card. Well friends, that's all we wanted to discuss with you. लेकिन ध्यान रखना है this was an effort only, जिसमें आपकी मैक्सिमम हेल्प हो सके. तो आई होप आपने इस सेशन में से काफ़ी सारा बेनिफिट लिया एंड वी ऑल्सो विश कि इसका बेनिफिट आपको एग्ज़ाम में मिल सके. एंड एट एंड बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू एंड बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू फ्रेंड्स.